प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के दूसरे पाठ लहासा की ओर का। लहासा की ओर जो यह पाठ है, यह राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित पाठ है और यह उनका एक यात्रा वर्णन है। राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वर्णन जो विधा है, यात्रा वृत्तांत के मुख्य लेखक माने जाते हैं। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है और राहुल सांकृत्यायन इस विधा के मुख्य रचनाकार हैं। प्रस्तुत जो पाठ है लहासा की ओर, उनकी प्रथम तिब्बत यात्रा का संस्मरण है, उनकी यादें हैं। उन्होंने यह यात्रा सन 1929-30 में की थी, नेपाल के रास्ते से की थी ये यात्रा। उस समय की बात है जब भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा छद्म वेश में अर्थात भिखारी का वेश धारण करके, रूप बदल करके ये यात्रा की थी। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम पर्वतीय मार्गों का अत्यंत रोचक शैली में वर्णन किया है। और इस यात्रा वृत्तांत में जहाँ एक और तिब्बत और तिब्बती समाज की सभ्यता संस्कृति का हमें परिचय मिलता है, वहीं निर्जन पर्वतीय यात्रा के रोमांच का आनंद भी प्राप्त होता है। राहुल सांकृत्यायन जी का जो जीवन परिचय है, उसका अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय के लिए आप हमारा वीडियो देखिएगा। और राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित कहा जाता है, बहुत भाषाओं के जानकार ये थे। तो आइए उनके इस यात्रा वृत्तांत का संस्मरण का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो लेखक अपने जो यात्रा का वर्णन प्रारंभ करता है और वो उस रास्ते का वर्णन प्रारंभ करता है, पुराने रास्ते का। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। परित्यक्त होता है जिसको छोड़ दिया, पहले वो चीनी सेना का किला रहा था, तो अब वो छोड़ चुके हैं, तो परित्यक्त हो गया वो। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो लेखक कहता है कि हम वहाँ पर चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, मुश्किलें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं आप, और वह आपके लिए उसे पका देगी। बहुत पुरानी बात है, तो चाय झोली में रख करके वो देनी पड़ती थी, तब वो चाय पकाते थे। तो मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वो चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। तो मिट्टी के बर्तन उस समय चलते थे टोंटीदार वाले, तो उस समय की ये बात बताई गई है। यदि बैठक की जगह
चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो उस समय की चाय में क्या क्या डलता था ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पर अगले पेज में हम चलते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, तो हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब ये यहाँ पर एक शब्द आया राहदारी, राहदारी मांगने आया वो। तो राहदारी क्या हुआ? राहदारी होता है कि उस समय जो यात्रा करते थे तो यात्रा करने पर एक टैक्स लगता था, जिसको हिंदी में कर बोलते हैं। तो वो टैक्स वहाँ पर मांगा जाता था, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ चिटें दी थी। जो उनके पास चिट थी, उस टैक्स की कोई चिट रही होगी, उन्होंने उनको दे दी। अब क्या हुआ कि जब वो थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब सुमति जो है, जो लेखक के साथ, जो उसका साथी था लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के साथ में जो यात्रा करने चला था, उसका नाम था सुमति। तो सुमति के जान पहचान के आदमी वहाँ पर थे और भिकमंगे के रहते हुए भी ठहरने के लिए उन्हें वहाँ पर अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि सुमति की जान पहचान के लोग थे। भले ही वो भिकमंगे के वेश में थे, उनको रहने के लिए वहाँ पर अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम उसी रास्ते से लौटे थे, जब वो 5 साल वहाँ पर रहे और 5 साल बाद जब उसी रास्ते से लौटे और भिकमंगे के वेश में नहीं थे, वो एक भद्र यात्री के, अच्छे यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। उसका कारण क्यों था? कारण ये था कि उस समय सुमति की जान पहचान के वहाँ पर लोग नहीं रहे होंगे, तो इसलिए उनको जगह नहीं मिली होगी। जब पहली बार गए थे तो सुमति के जान पहचान के लोग थे, तो उनको कहाँ रुकना पड़ा? हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। और शाम के समय क्या होता है, वहाँ पर लोग नशा करते हैं, वो शराब वगैरह मदिरा वगैरह पी लेते हैं, तो होश हवास उनको नहीं रहती। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब डांडा थोंगला पार करके उनको जो है, डांडा बोलते हैं निर्जन स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, तो उसको डांडा बोला जाता है। तो वो डांडा थोंगला उनको पार करना था। अब डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, मतलब वहाँ पर गांव नहीं रहते, लोग नहीं रहते वहाँ पर। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। बैंड हैं, हेयर पिन बैंड, मतलब तो बहुत घुमावदार बैंड है वहाँ पर। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है छुपने के लिए। अब तिब्बत में उस समय क्या था, वो लेखक बता रहे हैं कि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा मिल भी सकती है, लेकिन अगर इन डांडों में कहीं हो जाए खून, इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता ना। तो डकैत क्या करते हैं? डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अब मारते क्यों हैं? मार पहले देते हैं कि अगर वो बचा रहेगा और उसको लूट लिया तो वो जाके बता भी सकता है दूसरी जगह कि डकैत कौन है, उसकी शक्ल कैसी है, कहाँ का है, कौन से गांव का है। तो आप वो पहले क्या करते थे, डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, बाद में देखते हैं उसके पास पैसा है कि नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ हथियार का कानून नहीं था तिब्बत में।
हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। अब डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा भी रहता है। तो गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। लेखक बताता है कि हम गांव में जब हम गए तो हमें पता चला कि पिछले साल वहाँ पर थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब भिखारी थे तो भिखारी को तो कौन लूटेगा, कौन खून करेगा, क्योंकि डकैत भी तो अच्छे आदमी को देखते थे ना, तभी तो लूटते थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, कोई ऐसा डाकू जैसा कोई दिखाई देता, जैसी सूरत देखते, तो हम क्या करते थे, टोपी उतार के जेब निकाल के कुछ 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 दया दया एक पैसा एक पैसा, मतलब भीख मांगने का नाटक करने लगते। कहते भीख मांगने लगते, मतलब भाषा का शब्द है ना, दया दया कुछ करके पैसा मांगते थे उनसे। तो वो डकैत भी सोचते थे कि ये तो पहले भीख मांगा है, इसे मार के मिलेगा भी क्या, तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव था 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी साथी सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब उस समय गाड़ियाँ वगैरह तो थी नहीं, तो घोड़े ही एक साधन था, और पहाड़ों पे तो घोड़े ही साधन होता है, घोड़े खच्चर। तो अब दूसरे दिन उन्होंने घोड़े कर लिए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब लेखक बताते हैं कि हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, और हमारे जो दक्षिण दिशा तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब हजारों श्वेत शिखर होता है बर्फ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़। तो बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। डांडे जो के ऊपर जो पहाड़ी लोगों ने, तिब्बत के लोगों ने वहाँ पर एक मंदिर बनाया था, स्थान बनाया था देवता का। तो वहाँ देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब चढ़ तो लिए थे, अब हमें उतराई पे आना था, ढलान पे। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब लेखक का जो घोड़ा था वो बड़ा सुस्त था, ढीला था वो घोड़ा। तो लेखक बताते हैं कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। तो जो और लोग थे वो तो आगे निकल गए, अब मैं रह गया पीछे, और मैं डोंकिविक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, झूमता जा रहा है, झूमता जा रहा है, झूमता जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। अब एक जगह क्या हुआ, लेखक बताते हैं कि एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। एक इधर को जा रहा था, मैं बाएं रास्ते चला गया और ले लिया मैंने बाएं रास्ता, और मील 1.5 मील चला गया उस रास्ते पर। अब आगे काफ़ी दूर पे जाके एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था, और मैं कौन से रास्ते पे आ गया, मैं बाईं वाले पे आ गया। फिर लौटकर उसी राह पर पकड़ा, फिर वापस आया वहाँ से घूम के। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। अब एक तो घोड़ा सुस्त, ऊपर से रास्ता गलत,
तो क्या हो गया, वहाँ पर सुमति जी इंतजार कर रहे थे। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब सुमति मंगोल जाति के थे, तो मंगोलों का मुंह तो लाल हो ही जाता है, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे इंतजार में 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। ये कंडे गोबर से बने हुए होते हैं, गोबर को सुखाकर बनाए जाते हैं कंडे। अब आगे क्या बोले कि 3 बार चाय को गर्म कर लिया तुम्हारे इंतजार में। बड़ा गुस्सा आ रहा था सुमति को, इतना इंतजार करके आ रहे राहुल जी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने कहा, बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, अब सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आया उतनी जल्दी सुमति का गुस्सा भी खत्म हो गया। तो सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी उसका ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। अब यजमान का हुए, यजमान मतलब जान पहचान के लोग, जो इज्जत, जिनके घर अतिथि ठहरता है, अतिथि का सेवा सत्कार किया जाता है, उसकी बड़ी सेवा भाव की जाती है, तो जो सेवा भाव करने वाला वो यजमान हुआ। तो यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुपका मिला। अब सत्तू क्या होता है बच्चों, सत्तू जौ चना बहुत सारे जो अनाज मिला करके जौ चना का ज़्यादातर बनाया जाता था, आदि अनाज के को भून करके और पीस लिया जाता था। और उसमें स्वादानुसार जो भी आप मीठा या नमकीन जो भी मिलाना है मिला करके उसको पीस दिया जाता था और खाद्य पदार्थ उसको बना दिया जाता था। उसी को सत्तू, उसको घोल कर खाते थे, तो सत्तू कहा गया है। और थुक्पा जो है, थुक्पा एक वहीं तिब्बत का जो स्थानीय वहीं का लोकल खाद्य पदार्थ है थुक्पा। वहाँ पर उनको गर्मा गर्म जैसे आप सूप बोल सकते हैं, उन्होंने वहाँ पर पिया। उसके बाद अगले पृष्ठ में हम चलते हैं। अब लेखक बता रहे हैं, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी। तो पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सोमती के कितने ही यजमान थे, जान पहचान वाले थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब ये गंडा क्या होता है बच्चों, ये गंडा होता है, यहाँ पर गंडा शब्द आया है कि वो गंडा बना लेते थे, कपड़े का गंडा। तो ये गंडा क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म, बौद्ध में क्या करते थे कि मंत्र पढ़कर कपड़े का से जो है गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा जो है उसको गंडा बोला जाता था। कि कुछ भी मंत्र पढ़ा और उस कपड़े की हमने वहाँ पर कपड़ा हुआ या धागा हुआ उसका गांठ लगा दी, बांध दिया वो कहीं पर, तो ये धार्मिक चिन्ह है गंडा। तो ये वहाँ पर बना लेते थे लोग। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि सुमति अपने यजमानों के घर जाना चाहते थे। मैंने सोचा यहाँ तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। तो अब सुमति ने स्वीकार कर लिया कि पैसे मिलेंगे भाई। तो सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने एक भरिया ढूंढने की कोशिश की। अब बच्चों ये भरिया क्या होता है, भरिया यहाँ पर दिया है भरिया। तो भरिया मतलब भार ढोने वाला, जो कि सामान उठा के चलने वाला, कुली भी बोल सकते हैं जिसको, पहाड़ी कुली समझ लो आप। तो
वो भार ढोने वाला आदमी उन्होंने किया कि जिसे, क्योंकि वजन बहुत हो रहा था, तो कोशिश की कि भरिया मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला उन्हें। अब सवेरे फिर चल दिए। सवेरे होते ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। बहुत पहाड़ों में बहुत तेज धूप भी लगती है ऊंचाई पर। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से अगर मोटा कपड़ा हो, मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाएगी, कम लगेगी सिर पे कपड़ा अगर होगा। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जला, ललाट मतलब चेहरा, माथा जल रहा है धूप से, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब क्या हुआ कि तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। अब जागीरदार क्या होता है बच्चों? जागीरों के जो मालिक होते हैं, जो उस एरिया का मालिक हो गया, वो जागीरदार हो गया। अब इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब बेगार क्या हुआ? मजदूर बेगार में मिल गए। बेगार जो शब्द है उसका अर्थ हुआ कि बिना परिश्रम किए, बिना पारिश्रमिक लिए काम पर मिल जाते हैं वहाँ पर मजदूर। जागीरदारों को मजदूर जो मिलते हैं उनको पैसा भी नहीं देना पड़ता, फ्री में मिल गए वो। तो समझ गए होंगे। अब खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के लिए मुखिया भिक्षु, जिसको नमसे बोला जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, ग्रंथ रखे हुए थे। तो मेरा जो आसन है वहीं पर लगा मंदिर में, लेखक बताते हैं। और वहाँ बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी वो जो पोथियाँ थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर मतलब किलो समझ लीजिए आप, 15-15 शेर किलो के से कम नहीं रही होगी। और मतलब बहुत वजनदार वो पोथियाँ थी, जो ग्रंथ थे बहुत मोटे मोटे थे, मोटे मोटे कागज में लिखे गए थे। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो अब क्योंकि मेरे पास पुस्तकें थी पढ़ने के लिए, तो लेखक कहते हैं अब मैं बोर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी किताबें थी। उस ज़माने में तो किताबें ही बहुत बड़ी चीज़ थी। आजकल के जैसे ज़माना नहीं था कि मोबाइल है, लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, टीवी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो किताबें थी। तो अब लेखक कहते हैं मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी कि पुस्तकें पढ़ने लग गया था। मतलब भीतर, मतलब पुस्तकों के भीतर का मतलब है कि पुस्तकें पढ़ने में बैठ गया था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, सुमति को कह दिया कि जाओ, अब तो मेरे पास बहुत है, 103 पोथियाँ मेरे पास हैं। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। अब तिंगरी के गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यहाँ तक का ये यात्रा वर्णन जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। तो ये जो ल्हासा की ओर पाठ का, यात्रा वर्णन का
इतना अंश हमारे पास ये कक्षा 9 की पुस्तक में गद्यखंड में दिया गया है। और इस पाठ से आपको जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से लेखक ने उन दिनों अपनी तिब्बत की यात्रा पूरी की। और इस पाठ से हमें परिचय मिला कि उस समय तिब्बत और तिब्बती समाज, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति कैसी थी और निर्जन पर्वतीय यात्रा करने में कितना रिस्क है, कितनी वो कठिन है और कैसा वहाँ पर रोमांच है, इस सब का अध्ययन हमने इस पाठ में किया। अब इस वीडियो की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।